दोस्तों, हमारी मैथ्स मेंटल की विज्ञान की 500 प्रश्नों की इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम प्रतिदिन की तरह 20 प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न विज्ञान के हैं और एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कल की क्लास में, जो आपको बताना था। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन थे, आपने इसके कमेंट दिए, बहुत से दोस्तों इसका बताएगा, बहुत सुंदर सही आंसर है, बहुत से का गलत है। दोस्तों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2 टर्म्स आप समझिएगा। एक होता है द्रव्यमान, यानी कि ये वाला, ठीक है, और एक होता है भार। द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर समझिएगा। द्रव्यमान होता है कोई भी पदार्थ है, माने कि ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि इसके अंदर जो भी पदार्थ है निहित है, उनकी मात्रा कहलाती है द्रव्यमान। ठीक है। अब ये जो पदार्थ है, गुरुत्व आकर्षण के कारण इस पर जो बल लगता है वो बल कहलाता है भार। क्लियर? तो देखो, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, अब कोई पदार्थ है, उसको आप दुनिया में कहीं भी ले जाओ, किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। मतलब उसके अंदर जो निहित जो सामग्री है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान निश्चित रहेगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा? भार। अगर बड़े ग्रह पर जाएंगे तो उसका भार कम हो जाएगा और छोटे ग्रह पर जाएंगे तो उसका भार ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कम लगता है, ज़्यादा लगता है, इसका फर्क पड़ता है। तो देखो, ये बता रहा है कि जब हम पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका भार बदल जाता है, पहला ऑप्शन था। दूसरा, उसका द्रव्यमान बदल जाता है। द्रव्यमान नहीं बदलता भैया, यानी कि ये तो गलत हो गया। इसका द्रव्यमान और भार दोनों बदल जाते हैं, ये भी गलत हो गया। द्रव्यमान और भार में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, ऐसे कैसे नहीं आता, ये भी गलत, यानी कि आपका राइट आंसर है पहले वाला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41। आप लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के बारे में सभी जानते हैं, लिफ्ट में सभी बैठते हैं। यहाँ पे इसका पास में चित्र भी है, मैंने इसका डायग्राम लिया है। देखिए, आप लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, यानी कि लिफ्ट में अपन खड़े होते हैं ना, जैसे कि लिफ्ट एक चौकोर कमरे जैसी होती है, अपन खड़े होते हैं तो अपना बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए, फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो सकता है? बहुत अच्छा आंसर दोस्तों। ये प्रश्न एनटीपीसी 2013 में पूछा गया था और ग्रुप डी में भी ये पूछा गया। देखिए, तो देखो 9.8 तो गुरुत्वीय त्वरण है। पहले मैं आपको लिफ्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, लिफ्ट एक ऐसा चेम्बर होता है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो, क्लियर? देखो, इसमें क्या होता है, लिफ्ट में ये तो एक कमरा होता है, ये मशीन या इंजन जो भी होता है ये इसको ऊपर नीचे घुमाता है ना। यहाँ पे इसमें बटन लगे होते हैं और अलग अलग फ्लोर यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि तीसरा, चौथा, पाँच, जिस फ्लोर में जाना होता है ना। लिफ्ट का उपयोग बहुमंजिला इमारतों में किया जाता है, जहाँ पे सीढ़ियाँ ज़्यादा होती है और बुजुर्ग व्यक्ति या जो व्यक्ति ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में जिसको टाइम लगता है, जो लिफ्ट की वजह से वो बहुत ही आसानी से चढ़ सकता है। तो देखिए, होता क्या है, अगर लिफ्ट नीचे आती है तो उसका भार 0 हो जाता है और लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है। देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, एक तो लिफ्ट को उस व्यक्ति को ऊपर उठा के ले जाना है, ठीक है, और दूसरा उस व्यक्ति के ऊपर लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी उसको कार्य करना है, यानी कि उसका जो भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका त्वरण एक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाने पर 0 होगा। भैया, ऊपर जाने पर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जाने पर लिफ्ट को एक तो ऊपर उस व्यक्ति को उठाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी कार्य, यानी कि पहला वाला गलत। दूसरा वाला, लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण के नीचे जाने पर 0 होगा, बिल्कुल सही दोस्तों। लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसको एक तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा उस व्यक्ति को भी फटाफट से नीचे आ जाए, यानी कि इसका दूसरा राइट आंसर सही है। तीसरा चौथा इसका गलत है। बोल रहा है चौथा कि त्वरण कभी नहीं बदलेगा, ऐसे कैसे नहीं बदलेगा, त्वरण बदलता है और लिफ्ट में भार किसी भी दिशा में जाते समय होगा, ये भी गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? दूसरा वाला। क्लियर दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ये लिफ्ट समझ में आ गई होगी। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? देखो, विद्युत परिपथ में एक सेफ्टी फ्यूज लगाया जाता है। ये क्या होता है, अगर अधिक विद्युत
खर्च हो रही है या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये फ्यूज क्या होता है, विद्युत को बाधित कर देता है और जो घर में होती है विद्युत के जो अपने उपकरण हैं वो जलने से बच जाते हैं। एक तार यहाँ पे लगा होता है, एक तार यहाँ पे, इसको इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो विद्युत का सर्कुलेशन चल जाता है और विद्युत द्वारा प्रभावित हो जाती है। जब इसको खोल देते हैं तो विद्युत द्वारा कट जाती है। तो ये इसमें यहाँ पे तार लगा हुआ रहता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें अंदर एक तार लगा हुआ रहता है जो इसको ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। उस तार के बारे में बात की जा रही है। तो वो किसका बना होता है दोस्तों, वो एक मिश्र धातु का बना होता है, वो है टीन और शीशे की मिश्र धातु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 43, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूने से निकलने वाला धुआं है, मतलब जो अमोनियम क्लोराइड है उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं है, वो पूछ रहा है ना। तो ये जो चूर्ण है ना, चूने की जगह चूर्ण है यहाँ पे, है ना। जो चूर्ण होता है मतलब जो बर्तन है उसकी कलाई करते समय अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण काम में लेते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है उसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों पीतल के बर्तनों को कलाई क्यों की जाती है उसके बारे में अपन देखेंगे, पहले देखते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये इसमें से धुआं निकलता है। बर्तन होते हैं पीतल के बर्तन, तो दोस्तों जो पीतल होता है वो अपने खाद्य पदार्थों से क्रिया कर लेता है। अपन खाद्य पदार्थ में बहुत सारे आजकल मसाले डालते हैं, बहुत सारी केमिकल वाली चीज़ें मिलावटें आती है, तो इसकी वजह से पीतल उसमें क्रिया कर लेता है। तो क्या होता है, पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन, तो बर्तन की जो अंदर की सतह के ऊपर कलाई की जाती है ताकि जो पीतल खाद्य पदार्थ से क्रिया ना कर पाए, ठीक है, उसको रोकने के लिए तो कलाई काम में ली जाती है, ठीक है। कलाई पदार्थ क्या होते हैं मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर अपना 4th वाला। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। खमीर यानी कि फर्टिलाइजेशन, खमीर होता है ना, यीस्ट उठाते हैं, तो उसका जो आखिरी उत्पाद क्या हो दोस्तों। जो वस्तुएं होती है जैसे अभी शराब बनती है, दारू है, जो से बनती है, तो इसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं, फर्मेंटाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसका आखिरी उत्पाद क्या है, मतलब लास्ट उत्पाद क्या है। तो दोस्तों इसका लास्ट उत्पाद है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल शराब होती है जो पीने योग्य होती है। पायरुबिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड ये सभी खतरनाक हैं। पायरुबिक एसिड अपने शरीर को ऊर्जा देता है, ये अलग बात है, लेकिन एल्कोहलिक खमीर से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है एथिल अल्कोहल, ठीक है। C2H5OH इसका सूत्र है, C2H5OH। पीने योग्य शराब भी होती है, ये ज्वलनशील होती है, अत्यंत ज्वलनशील। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको कांच की बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता, वो क्यों अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके बारे में आपको बताना है कि उसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, उसको प्लास्टिक की बोतल में रखता है, क्योंकि वह कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है उससे क्रिया करता है, और कांच सिलिका से बनाता है। कांच काहे से बनता है, सिलिका से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, वह धातु जिसे वायु में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। यानी कि एक धातु की बोल रहा है कि उस धातु को अगर अपन वायु में रख दें तो उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। यानी कि लोहे में जैसे जंग लगता है उस धातु में भी जंग लग जाता है, हरे रंग की एक लेयर बन जाती है। उस लेयर के बारे में पूछता है कि वह धातु कौन सी है। देखिए चांदी सभी पहनते, इसमें रंग नहीं लगता। चांदी और सोना कम घिसते हैं, इससे अपने शरीर का नुकसान कम होता है, इसलिए चांदी और सोने के आभूषण पहने जाते हैं। निकल और जस्ता के चांस है ही नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर है तांबा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तांबा को Cu बोलते हैं, कॉपर। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्चे फलों को कथित रूप से पकाने के लिए प्रयोग में ली जानी गैस कौन सी है। जो कच्चे फल होते हैं ना उनको कृत्रिम रूप से पकाते हैं। कथित रूप से यानी कृत्रिम रूप से, मतलब एक तो नेचुरल पेड़ के ऊपर ही पकते हैं, दूसरा वो जो फल होते हैं कच्चे उनको रख देते हैं, पैक कर देते हैं और उसमें कुछ डाल देते हैं तो वो पक जाते हैं। तो वो कौन सी गैस है। अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन, और ठीक है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए अमोनिया गैस काम में नहीं ली जाती तो ये गलत है, नाइट्रोजन नहीं ली जाती, कार्बन मोनोऑक्साइड तो वैसे ही विषैली गैस है। इसका राइट आंसर एथिलीन और एसिटिलीन। दोस्तों बहुत सी बार आप कंफ्यूज होते होंगे, अलग अलग में आता है, ये दोनों नाम है, बहुत सी बार ये अलग अलग आते हैं, इन दोनों में से अलग अलग आते हैं, है ना, लेकिन दोनों ही सही है, कभी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। एथिलीन और एसिटिलीन दोनों अलग अलग गैसें हैं, दोनों को पकाने के काम में ली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, विस्फोटक सामग्री नाइट्रोग्लिसरीन है
यानी कि यह क्या है, इसके बारे में अपन से पूछ रहा है। ये नमक है या हाइड्रोकार्बन्स है या मिश्रित हाइड्रोकार्बन्स है या एस्टर है। तो दोस्तों जो नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है और यह है एस्टर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एस्टर विस्फोटक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जस्ते की एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, मतलब जो गैल्वेनाइजेशन होता है, जस्तीकरण, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब क्या होता है, बर्तन कोई दूसरा होता है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। यानी कि प्योर जस्ता तो महंगा होता है और धातु दूसरी, यानी कि जैसे कि लोहे की कटोरी है और उसके ऊपर क्या करेंगे, जस्ते की परत चढ़ा देंगे। एक एल्यूमिनियम टाइप का होता है, जिंक Zn इसका प्रतीक होता है। तो वस्तु पूरी जस्ते जैसी लगती है ना। तो उसकी जो इलेक्ट्रो कोटिंग करते हैं विद्युत लेपन की, उस विधि में क्या करते हैं, बर्तन को ऋण बनाया जाता है। ये जो ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। मतलब जो विद्युत लेपन करते हैं तो एक बर्तन होता है, बर्तन को तो ऋण ध्रुव बनाते हैं, है ना, और जस्ते को बनाते हैं ध्रुव। तो क्या होता है, बर्तन को माइनस बनाते हैं, उसको प्लस बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से जाती है तो इस बर्तन के ऊपर बराबर बराबर सब जगह जम जाती है, एक लेयर जम जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीसरा है। पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो सकता था अगर तीसरा नहीं होता और चौथा, है ना, लेकिन पहला और दूसरा तीसरे में इंक्लूड है, इसलिए तीसरा इसका राइट आंसर है। और आपकी देख ले, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। वायु में निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती। देखिए यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, रेंडॉन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेंडॉन, ये सब नोबल गैसें होती है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से वायु में कौन सी नहीं होती है। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होती है, नियोन, आर्गन और रेंडॉन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि वायु में कौन सी जो गैस होती है उसमें नहीं पाई जाती। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है रेडॉन। रेडॉन जो गैस है इसको कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। शुष्क बर्फ यानी कि ठोस बर्फ क्या होती है। सॉलिड आइस के बारे में पूछता है कि शुष्क बर्फ क्या होती है। तो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस बर्फ यह क्या होती है, तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड हो नहीं सकती, विशीला होता है। ठोस अमोनिया हो नहीं सकती, ठोस बर्फ ऐसे H2O की होती है। शुष्क बर्फ भी पूछता है, होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है ये वाला, और रेलवे के एग्जाम में तो रिपीट होता ही रहता है दोस्तों। सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुए दोस्तों। आप नए हो तो चैनल को विजिट कर लें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस भी यहाँ पे होती है। कल की क्लास में अपन लेके आएंगे बहुभुज के बारे में वीडियो। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक है। यानी खून का जो थक्का जमता है, रक्त का थक्का अगर अपने लग जाती है, जो खून जम जाता है ना, उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। सैकड़ों बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, लोकल एग्जाम में, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में तो ये आते ही, वो सरकारी प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के की वजह से ही खून का थक्का जमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है। RNA, इंसुलिन, इन्वर्टेज या एस्कॉर्बिक एसिड। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा हार्मोन है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक हार्मोन है, बाकी 3 एंजाइम हैं। देखिए RNA, DNA तो एंजाइम में अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर होते हैं, हार्मोन हो ही नहीं सकता, यानी कि पहला गलत। ठीक है, दूसरा इन्वर्टेज, ये भी एंजाइम है। एस्कॉर्बिक एसिड एंजाइम है, जब पेट में अपच हो जाती है तो एस्कॉर्बिक एसिड की गोलियां दी जाती है जो खट्टा होता है, लेकिन ये हार्मोन नहीं है। चौथा है, तो इसका राइट आंसर दूसरा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, और साथियों मैं आपको बताता हूँ इंसुलिन का जो सेक्रेशन कहाँ से होता है। अपने शरीर में जो अग्नाशय होता है पत्ती के आकार का, जिसको अपन बोलते हैं पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज में लैगरहेंस द्वीप समूह होता है, और उस द्वीप समूह से एक इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी जो इसकी जो स्त्राव होता है वो कम जाता होता है, जो शुगर की बीमारी हो जाती है वो इसी वजह से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। निम्न में से विकास का क्या कारण है। दर्शनवादी क्वेश्चन है, विकास का कारण है वह क्या है। ऑप्शन 4 दिए गए, बताइए। एक दो बार ये प्रश्न भी आया हुआ है तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
देखिए फॉसिल पदार्थ क्या होता है, जीवाश्म होते हैं। पुराने ज़माने में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ के नीचे दब जाते थे तो वो जीवाश्म होते थे, कोयला वगैरह, है ना। तो ये तो राइट आंसर नहीं है। जीने के लिए संघर्ष, ये इसका कोई सत्य आंसर नहीं है। वंशागति, ये भी नहीं है। जिसका राइट आंसर है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जो अनुकूलन होता है उसी को विकास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल, जो वर्णक है क्लोरोफिल, वह कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल होता है, उसमें कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। क्लोरोफिल बताता हूँ मैं दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ, है ना, ये पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, हरा वर्णक, वो ही होता है क्लोरोफिल। अब ये पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। ओके, लोहा अपने शरीर में होता है खून का, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो उसका, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी यानी कि यहाँ पर 3 अंग दिए गए हैं, अवशेषी और 1 अंग अवशेषी नहीं है। आपको वो बताना है कि अवशेषी अंग कौन सा इसमें नहीं है। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर आने वाला है इसका, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो स्टेट एग्जाम में और लोकल एग्जाम में भी पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं इसका बताता हूँ राइट आंसर क्या है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। तीनों इसका अवशेषी अंग कौन सा है। कर्णपाले की कर्णाप मांसपेशी, मतलब कान में एक जो अपने वी आकार की जो मांसपेशी है वहाँ पे एक मांसपेशी होती है, ये अवशेषी अंग है, यानी कि इसका राइट आंसर नहीं है। दूसरा है निक्टेटिन पर्दा। निक्टेटिंग पर्दा होता है दोस्तों, जो आंखें होती है ना, अपनी आंखों में तो बस एक ऊपर की पलके होती है, लेकिन यहाँ बीच में एक और ऐसी झिल्ली होती है, उसको निक्टेटिंग पर्दा बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति साइड में नहीं देख सकता, वो सामने ही देख पाता। और अधिक जानकारी के लिए मैं तो इसकी वो बना दूंगा वीडियो, या नहीं आप इस पर गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। अपेंडिक्स, अपना जो आमाशय होता है, आमाशय में वहाँ पे आमाशय से नीचे जो छोटी हाथ बड़ी हाथ के वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जो अपेंडिक्स होता है इसकी एक बीमारी होती है, तो ये वहाँ पे पाया जाता है, यानी कि ये भी अवशेषी अंग है, यानी कि ये राइट आंसर नहीं है। यानी कि पहला तीसरा और चौथा राइट आंसर नहीं है, तो मतलब दूसरा सामने के दांत है वो अवशेषी अंग नहीं है। दोस्तों, जो अपन होते हैं सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते, और ये जो अपेंडिक्स होता है ना, उसमें सेल्यूलोज का पाचन होता था, ये जानवरों में होती है, अपनों में नहीं होती, तो अपने लिए एक अवशेषी अंग हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 57। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। बहुत अच्छा आंसर है, बताइए दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, फटाफट जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रक्टोस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, यानी कि जो एरोप्लेन है उसका आविष्कार किसने किया, उसके बारे में अपन से पूछा गया है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। मैंने इन दोनों वैज्ञानिकों का ये फोटो भी यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने ही एरोप्लेन का आविष्कार किया था, ठीक है। इन दोनों का फोटोज़ है, अगर आपको देखो तो कभी इनका याद आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टेलीस्कोप की खोज किसने की। टेलीस्कोप होता क्या है, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, मतलब दूर की वस्तुओं को पास देखने की एक युक्ति होती है दूरबीन, इसी को टेलीस्कोप कहते हैं। इसकी खोज किसने की, तो दोस्तों इसकी खोज की थी गैलीलियो ने, और उन गैलीलियो से आपका पिक ये दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब नेगेटिव आवेश किस में होता है, इसके बारे में अपन से पूछा है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए कल के लिए देके जा रहा हूँ, कल आप इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए और सभी बताइए। कल के लिए अपन मिलते हैं कल, धन्यवाद। और दोस्तों कल बहुभुज की क्लास आने वाली है मैथ्स की, तो ज़रूर देखें। मैं पक्का गारंटी से बोलता हूँ कि बहुभुज की उस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और अगर आपका एक भी प्रश्न गलत हो जाता है बहुभुज की मेरी जो क्लास देखने के बाद, तो मैं ये पढ़ाना छोड़ दूँगा, ठीक है दोस्तों। आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।